हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉस ऑफ मोशन, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ का मोशन हम लोग सीखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन हम लोग सीखेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ मोशन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए अभी दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन 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 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों अभी हम लोग सीखने जा रहा हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अभी हम लोग सीखने जा रहा हूँ। दोस्तों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ पे इनर्शिया का बारे में ही उन्होंने बोला था। उसका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? every object remains rest or in a uniform motion in a straight line, straight line, unless and until unbalanced force applies on it। देखिए दोस्तों, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे इनर्शिया का बारे में ही उन्होंने बोला था, इसलिए कि इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइज ऑन इट। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों? सपोज ये मार्कर है, मार्कर मेरे हाथ पे है, ये मार्कर अपने आप उसका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लोप पड़ने से ये हिल सकता है, ये देखिए मोशन पे आ गया, मोशन पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहा था। और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से ये मोशन पे आ गया, यानी जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन पे ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पे रहेगा, यानी उसका मोशन अपने आप चेंज नहीं हो सकता है। किसी एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन पे लाने के लिए और मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे आने के लिए। उसको ही न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया था। यानी क्या हो जाएगा? एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइज ऑन इट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन पे हुए वो मोशन पे ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कोई एक अनबैलेंस फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं होने से, यानी उसका मोशन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज नहीं हो सकता है, वहां पे एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होना पड़ेगा। दोस्तों उसको ही न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पे बताया था, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। दोस्तों इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सीखे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों आप लोगों ने इसको लिख लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम लोग सीखे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों अभी हम लोग सीखने जा रहा हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। दोस्तों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेट फोर्स अप्लाइड। दोस्तों ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेट फोर्स अप्लाइड। यानी क्या बोल रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ पे, मोमेंटम किस पे डिपेंड हो रहा है, फोर्स पे डिपेंड हो रहा है। किसी एक ऑब्जेक्ट को आप लोग ज्यादा फोर्स लगाने से क्या होगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। किसी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स कमती लगाने से उसका मोमेंटम कम हो सकता है। यानी फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम भी ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होने से मोमेंटम भी ज्यादा हो सकता है। उसको ही बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेट फोर्स अप्लाई। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है, उसका फोर्स पे डिपेंडेंट है। फोर्स ज्यादा लगाने से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कमती लगाने से उसका मोमेंटम कमती होगा। मोमेंटम यानी क्या, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। चलिए दोस्तों अभी इसको हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, F इज इक्वल टू एम ए। दोस्तों ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली F इज इक्वल टू एम ए बोल के रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों अभी हम लोग सीखेंगे F इक्वल टू एम ए को प्रूव करने के लिए। दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, और ये मैथमेटिकली हो गया F इज इक्वल टू एम ए। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है, मोमेंटम फोर्स पे डिपेंडेंट है। फोर्स ज्यादा लगाने से उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कमती लगाने से उसका मोमेंटम कम हो सकता है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों अभी हम लोग इसको प्रूव करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों अभी इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोग सीखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों अभी हम लोग सीखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों अभी हम लोग सीखने जा रहा हूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और सॉरी, हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया है अभी तक। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए है, ये हम लोग अभी प्रूव करने जा रहा हूं। दोस्तों सपोज कंसीडर कीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आके पहुंच गया। मास m है, और सपोज इसका टाइम इस पोजीशन तक आने के लिए टाइम 30 सेकेंड लगा, और ये उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और ये उसका फाइनल वेलोसिटी v था। अभी हम लोग प्रूव करने जा रहा हूं कि F इज इक्वल टू m है। दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट में क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाई। यानी क्या हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स हम लोग F से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1 बाई P। दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। ये फाइनल पोजीशन था, इसीलिए P2 हम लोगों ने लिखा है, माइनस ये इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन था ये, इसीलिए स्टार्टिंग उसका वेलोसिटी u था, इसीलिए P1 हम लोगों ने लिखा है। यानी हम लोग सीखा था कि मोमेंटम
पी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी हम लोगों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा दोस्तों। अभी एफ प्रोपोर्शनल तो P2 मीन्स मास आएगा और उसका फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगा मास, और इसका मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय t टाइम। दोस्तों आप लोग इसको यहाँ तक लिखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक मिटाने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिटा के मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया हूँ। यहाँ तक कितना था, T टाइम था और इसका मास m और ये फाइनल वेलोसिटी v था। दोस्तों मैं अभी इसको यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ। F दोस्तों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। हम लोग ये मैथमेटिक्स में सीखा है कि mv माइनस mu बाय t। दोस्तों F इस यहाँ पे K, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मास है और यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे एक मास कॉमन आ जाएगा v माइनस यू बाय टी। F इज इक्वल टू K, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ma, क्योंकि दोस्तों हम लोग सीखा था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, हम लोगों ने ये सीखा था मोशन सेक्टर पे, इसलिए v माइनस यू बाई टी पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। दोस्तों मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया। दोस्तों यहाँ पे k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है। m है यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1 है। ये प्रोपोर्शनलिटी ये कांस्टेंट का वैल्यू 1 है। एफ इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1 इंटू एम ए करने से एम ए हम लोग को मिल गया। देखिए दोस्तों ये प्रूफ हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये प्रूफ हो गया। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, एसआई यूनिट मैंने दिया ही है पहले, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड फोर्स इज ए क्या क्वांटिटी दोस्तों, स्केलर होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। दोस्तों क्या न्यूटन का सेकेंड लॉ हमेशा वैलिड होता है, हर जगह वैलिड होता है? ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों का क्लास 9 है, इतना अंतर की कौन सा अभी इतना जरूरी नहीं है। आप लोगों को क्लास 11 में मिलेगा न्यूटन का सेकेंड लॉ मास कांस्टेंट होने से ही वैलिड होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों इसका मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी था, इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, इसका फाइनल वेलोसिटी v था। यहाँ पे इन दोनों वेलोसिटी से हम लोग मास कॉमन लिया है। यहाँ का मास m1 हो जाने से, यहाँ का मास m2 हो जाने से ये m1 और m2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले नहीं सकते हम लोग, तब क्या हो जाएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ फेल हो जाता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमेशा मास कांस्टेंट होने से ही वैलिड होता है, मास कांस्टेंट, देन F इज इक्वल टू ma वैलिड होता है। मास कांस्टेंट नहीं होने से F इज इक्वल टू ma वैलिड नहीं होता है। कौन सा कंडीशन पे नहीं होता है m इक्वल टू ma वैलिड, हम लोग चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप लोगों को सिर्फ F इज इक्वल टू ma तक ही प्रूव करने के लिए आएगा। दोस्तों इतना ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिर्फ साइड में आप लोग लिख लीजिए, क्लास 11 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 में काम आएगा। दोस्तों इसको आप लोगों ने लिख लिया, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि मास कब चेंज हो सकता है, एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों ने टीवी पे देखा ही होगा रॉकेट का लॉन्चिंग वीडियो। देखिए दोस्तों अभी आप लोगों को मजा आने वाला है। किताब में नहीं दिया गया है कि क्लास 9 पे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहाँ पे वैलिड होगा, कहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ये सब आप लोगों को लॉस ऑफ मोशन में मिलेगा, जो कि 5th चैप्टर है क्लास 11 पे। वहाँ पे न्यूटन का देखिए, ये क्या है दोस्तों,
ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, यहाँ पे बूस्टर लगा हुआ रहता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, बूस्टर लगा हुआ रहता है। यहाँ की एग्जॉस्ट से क्या निकालेगा, फ्यूल बर्न हो जाएगा। सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी u था और इसका मास m1 है। मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी, m1 m2 हो गया। रॉकेट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गया, इस पोजीशन तक जाके रॉकेट पहुंच गया। तो अब यहाँ पे बूस्टर सेपरेट हो जाता है कि नहीं। बूस्टर का काम क्या है दोस्तों, रॉकेट को ऊपर पहुंचने के लिए मदद देता है। यहाँ पे देखिए बूस्टर सेपरेट हो गया, रॉकेट से बूस्टर सेपरेट हो गया। ये मेन इंजन, ये रॉकेट से बूस्टर सेपरेट हो गया, देखिए अलग हो गया। तो अब इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। यहाँ पे मास चेंज होगा कि नहीं, सपोज m2 है, इसका मास ज्यादा था, यहाँ पे मास लेकिन कमती हो गया। क्यों कमती हो गया, ये सेपरेट हो गया इसलिए मास कमती हो गया। और इसका मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग क्या करना, मोमेंटम इसी के मास इंटू वेलोसिटी। अभी देखिए यहाँ पे m2v माइनस m1u बाई t, जो कि हम, और यहाँ से देखिए अभी m2 है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे m1 है। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ फेल होता है। इसलिए मास कांस्टेंट होने से न्यूटन का सेकेंड लॉ हमेशा वैलिड होगा। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया क्यों मास चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब एक साथ था, यहाँ पे लेकिन सेपरेट हो गया, इसलिए यहाँ पे मास तो कम हो गई, डेफिनेटली कम होगा। और आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा, ये डेल पी बाय डेल टी, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। दोस्तों ये फॉर्मूला वो क्लास 11 में मिलेगा। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, मास चेंज होने से भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा और मास चेंज नहीं होने से भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। लेकिन जो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम है, यहाँ पे मास कांस्टेंट होने से ये फॉर्मूला वैलिड होगा। दोस्तों आप लोगों को क्लास 11 में इसको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम लोग सीखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों आप लोगों ने समझ गया मास कब चेंज, मास न्यूटन का सेकेंड लॉ कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है। अभी हम लोग सीखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का हम लोग थर्ड लॉ अभी सीखने जा रहा हूँ। दोस्तों चलिए अभी देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों फर्स्ट लॉ सीख लिया हम लोगों ने, सेकेंड लॉ सीख लिया, अभी हम लोग सीखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन थर्ड लॉ में मोशन में क्या पता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड opposite reaction. Every action there is an equal and opposite reaction। यानी क्या बोल रहा है न्यूटन थर्ड लॉ पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप लोग आगे फोर्स लगाने से आप लोगों का पीछे भी सेम इक्वली फोर्स लगेगा। जैसे कि मैंने सपोज एक ट्रक को मैंने पुश कर रहा हूँ, ऐसा करके पुश कर रहा हूँ, फोर्स पीछे भी लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स पीछे भी लग रहा है। सपोज ये एक बोट है, ये यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे पानी है। सपोज कोई एक आदमी ने यहाँ से जाम करके यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक जाम करने के लिए उन्होंने फोर्स को यहाँ पे दिया था और सेम इक्विवेलेंट फोर्स पीछे भी लगेगा, जिसका वजह से बोट थोड़ा पीछे मूव करेगा। उसको ही न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट में भी ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों यहाँ सब लोगों को सिर्फ रॉकेट का एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों इतना डायग्राम अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ से जब एग्जॉस्ट से गैस निकलता है, यहाँ से फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं, नीचे फोर्स अप्लाई करता है, ये फ्यूल नीचे बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इसलिए रॉकेट ऊपर भी सेम फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स नीचे लगाएगा उतना फोर्स ऊपर लगेगा, जिसका वजह से रॉकेट ऊपर जाने में मदद मिलता है। उसको ही न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को क्लास 11 5th चैप्टर में मिलेगा लॉस ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर का नाम लॉस ऑफ मोशन है।
वहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट मिलेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।